दोस्तों फाइनली मैं आज आप लोगों के सामने हिंदी इलेक्टिव का टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। और इसी तरह से मेरे दोस्तों मैं पूरा बुक आप लोगों को कंप्लीटली सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। बस मेरे भाई आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, साथ ही साथ आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूले। और एक बात याद रखिएगा, सबसे पहले एग्जाम देने से पहले हम सभी को पता होना चाहिए कि आखिरकार हमारे हिंदी इलेक्टिव का एग्जाम पैटर्न क्या है, क्योंकि मेरे दोस्तों एग्जाम पैटर्न को अगर पता नहीं कर पाए तो फिर हमारा मार्क्स कहीं ना कहीं मेरे दोस्तों कम आएगी। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग तो टोटल हमारा 80 मार्क्स का एग्जाम होता है। टोटल हमारा 80 मार्क्स का एग्जाम होता है और इसी 80 मार्क्स में मेरे दोस्तों हमारा 30 क्वेश्चन होती है एमसीक्यू। मेरे बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, 30 क्वेश्चन होती है एमसीक्यू और इसके बाद हमारा होता है 50 क्वेश्चन होता है मेरे दोस्तों जो हमारा सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आती है। अब इसी सब्जेक्टिव को अगर हम लोग कैटेगरीज वाइज डिवाइड करें तो देखिए मेरे भाई सबसे पहले आपको 5 मार्क्स का एक निबंध लेखन आएगी, 5 मार्क्स का एक पत्र लेखन आएगा, 5 मार्क्स का एक संप्रेषण, संपादन, संचार, जनसंचार कुछ भी आ सकता है, और 5 मार्क्स का मेरे दोस्तों एक संप्रेषण आ गए, और उसके बाद आपका 5 मार्क्स का एक याद रखना पत्र लेखन। यानी 20 मार्क्स मेरे दोस्तों आपके पेपर में यूं ही चुटकी में आ जाएगी अगर आपने सही तरीके से ये कवर कर लिए तो। 20 और इधर 30 कितना हो गया, 20 30 50 मार्क्स यूं ही चुटकी में ला सकते हैं। और टोटल मेरे दोस्तों 12 मार्क्स का यानी टोटल आपका 12 अंक का आएगा क्या, पैसेज। और पैसेज इतना आसान होती है मेरे दोस्तों कि जितना भी बुद्धू से बुद्धू स्टूडेंट्स रहे वो 12 में से 10 अंक ला ही सकता है भाई। इतना सुंदर तरीके से पैसेज दिए जाते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 2024 2023 2025 सबका पेपर, मेरा 25 का नहीं है भाई, सबका पेपर मेरा पास है मेरे भाई, आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका जो क्वेश्चन आते हैं ना मेरे दोस्तों, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आती है 2-2 मार्क्स का, याद रखना है 2-2 मार्क्स का आपका टोटल आएगा 6 क्वेश्चन। याद रखना मेरे भाई 2-2 मार्क्स का टोटल 6 क्वेश्चन आएगा। आखिर क्या आएगा, कैसे आएगा, सारे चीज मैं आप लोगों को अभी दिखाने वाला हूं। ठीक है, डोंट वरी, थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है। 3-3 मार्क्स का आप लोगों का 6 क्वेश्चन आ गया ना, टोटल आप लोगों का 18 मार्क्स। इधर हमारा हो गया मेरे दोस्तों कितना, 30। याद रखना है इस तरह से मेरे भाई, अगर मैं इधर 30 जोड़ूं और इधर से 20, 30-20 कितना हो गया 50। ये आपका एग्जाम पैटर्न है। अब इसी को मैं बात करूं 30 में, तो 30 में से आप लोगों का मान के चलिए मेरे दोस्तों 6 क्वेश्चन ऐसा होगा जो पैसेज से होगी। 6 क्वेश्चन जो होगा हमारा पैसेज से होगा। बाकी जो मेरे दोस्तों 7 क्वेश्चन होगी, 7 से 8 क्वेश्चन होता है जो आप लोगों का व्याकरण से होता है। क्या से होता है मेरे भाई, व्याकरण से होती है। ठीक है, 8 क्वेश्चन ही मान के चलिए, क्योंकि कभी कभी मैंने देखा मेरे भाई 8 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 8 क्वेश्चन मान के चलिए व्याकरण से होता है। 14 मार्क्स तो यूं ही चुटकी में ला सकते हैं, बाकी 16 मार्क्स आपका बुक से रिलेटेड होगी, है ना। अब आसानी से ला सकते हैं मेरे दोस्तों। अब हमें देखना होगा कि 2 मार्क्स में कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, 3 मार्क्स में कौन सा क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को 5 मार्क्स में पहले ही बता दिया कि 5 मार्क्स का निबंध लेखन, 5 मार्क्स का पत्र लेखन, 5 मार्क्स का संपादक लेखन, फीचर लेखन, संचार, जनसंचार, और 5 मार्क्स का आपका संप्रेषण। मेरे दोस्तों मैं संप्रेषण का ऐसा टॉपिक लेकर आने वाला हूं मेरे भाई, आप लोग देखेंगे तो दंग रह जाएंगे कि यार सर इतने आसान होते हैं और हमारे ऑफलाइन के टीचर एक्चुअली पढ़ाते नहीं है। फाइनली मेरे भाई डोंट वरी, मैं आप लोगों के सामने याद रखना है एक सेट लेकर आया हूं। सबसे पहले ये सेट देखिए, अगर आप लोग अच्छा लगे तो डिमांड कीजिएगा कि सर जल्दी से सेट 2 भी बताने की कोशिश कीजिए। आइए सर, ये हमारे पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न है। मैं उम्मीद करता हूं मेरे भाई कि एग्जाम पैटर्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए सर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये आपका 2-2 मार्क्स का है। जो मैंने बताया ना 2-2 मार्क्स का 6 क्वेश्चन होगी, वो 2-2 मार्क्स का है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की 2 रचनाओं का नाम लिखे। जो प्रसिद्ध हमारा राइटर है उसका आपको रचना याद कर लेना, कम से कम 2-2 याद कर लीजिए, काफी है भाई। ठीक है, जैसे हमारा प्रेमचंद हो गया, ये सब हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गया, ये सब जो इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी की 2 रचना है, अशोक के फूल और हमारा आलोक पर्व। ठीक है, इसी तरह से एक क्वेश्चन आएगी, सचिनंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञा की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखे। तो बताएंगे सर हरी घास पर क्षण भर, क्षण का मतलब होता है थोड़ा देरी के लिए, और भद्रदूत। आप कुछ भी याद कर सकते हैं, आप अपने तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूं मेरे भाई कि मैं 2-2 नहीं बल्कि मैं 3-3 आप लोगों को बता दूं। एक सेपरेट से वीडियो लेकर आऊंगा जब मैं आपको ऑथर और उसका जो रचना हुई है वो मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए सर, ये आपका 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब आते हैं सर आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन दिखाना चाहूंगा, और सुंदर तरीके से मैं समझा रहा हूं, समझिए, रट्टा नहीं लगाना है। जो रट्टा लगाएंगे वो चले जाइए भाई, सिर्फ और सिर्फ सुनना है। कहता है कि जगधर के मन में किस तरह की ईर्ष्या का भाव जगी और क्यों। देखिए मेरे दोस्तों, जगधर जब भैरव के घर यह पता करने पहुंचा कि सूरदास के घर आग किसने लगाई। अब मेरे दोस्तों देखिए, बोलते हैं ना भाई कि घी में जा रहा है क्या आग डालने, वही हुआ है भाई। ठीक है, तो देखिए जगधर जब भैरव के घर
यह पता करने पहुंचा कि सूरदास के घर आग किसने लगाई। एक्चुअली आग लगाई थी मेरे दोस्तों भैरव नहीं, जगधर जब भैरव के घर पहुंचे तो यह पता करने गया था कि आखिर किसने आग लगाया, आखिर हमारे सूरदास की झोपड़ी में कौन आग लगाया। ठीक है, तो उसे पता लगा कि भैरव नहीं सूरदास की झोपड़ी में आग लगाई। अब हमारा याद रखना है, जगधर को पता चल गया कि आप जो हमारे सूरदास की झोपड़ी है वो झोपड़ी में आग लगाया वो भैरव नहीं लगाया, पता चल गया मेरे भाई। आप कहते हैं इसके साथ ही उसने सूरदास की पूरे जीवन भर की जमा पूंजी भी चुरा ली। अच्छा, इसका मतलब भैरव के घर को आग हमारे सूरदास के घर को आग हमारा भैरव ने लगाए, और बेचारा सूरदास इतने अंधा भिखारी जो मेरे दोस्तों तरह तरह के लोगों के पास जा जाकर पैसा इकट्ठा किए, लगता है वो पोटली चुरा लिया होगा, है ना। लगता है हमारे जगधर को लगने लगा कि कहीं ना कहीं वो पोटली को पूरी तरह से चुरा कर ले आया है। यह जमा पूंजी 500 से अधिक थी, और यह जमा पूंजी जो था मेरे भाई हमारा सूरदास का 500 से अधिक था, और उसी पूंजी को वो चुरा कर ले आए थे। जगधर जानता था कि ये इतना पैसा है कि जिससे भैरव की जिंदगी की सारी कठिनाई पल भर में दूर हो सकती है। अब मेरे भाई हमारा जगधर को ये लगने लगा कि अब तो भैरव के पास 500 से भी ज्यादा पैसा है, इसका मतलब भैरव के अंदर में जितने सारे दुख दर्द है, जितने सारे कठिनाइयां हैं, सारी कठिनाइयां तो इस पैसे से तो वो दूर कर लेंगे। अब मेरे दोस्तों मेरे मन में क्या आने लगा, जलन सी पाने लगा। कौन बोल रहा है, हमारा याद रखना है जगधर। ठीक है, भैरव की चांदी होते देख जगधर के मन में ईर्ष्या का भाव जगा। अच्छा, यह बड़ा आदमी बन जाएगा, अच्छा ये इसके जिंदगी में जितनी सारी कठिनाई थी वो कठिनाई समाप्त हो जाएगी। अब मेरे दोस्त उसके मन में कचोट रही थी, मैं तो अब मालूम सा व्यक्ति रह गया, एक आम इंसान रह गया, कहां भैरव कहां पहुंच गए। इसके कारण से उसके मन में ईर्ष्या का भाव जगा। रट्टा नहीं लगा भाई, इत्मीनान सुकून के साथ स्टोरी पढ़ना है। ठीक है, चलिए सर, आइए सर एक क्वेश्चन में आप लोगों को और दिखाना चाहूंगा। कोया किसे कहते हैं, और ये 100% आपके पेपर में छप रही है। कोया किसे कहते हैं, उसकी विशेषता बताइए। जो हमारा कोया है उस किसे कहते हैं और इसकी क्या क्या क्वालिटी है, विशेषता है। देखिए मेरे दोस्तों एकदम सुंदर तरीके से लिखना है। कोया जल में उत्पन्न होने वाला पुष्प है, कोया जल में उत्पन्न होने वाला पुष्प है। इसे कुमुद या लोग प्यार से कोका बेली के नाम से भी जानते हैं। याद रखना है, आपसे पूछा गया था पिछले साल कि कोया का अन्य 2 नाम बताएं, 2 नंबर वाला क्वेश्चन आया था, तो आपको याद रखना है, एक का नाम है कुमुद, एक का नाम है हमारा कोका बेली। ठीक है, तो आपको बताना कोया जल में उत्पन्न होने वाला एक पुष्प है, इसे कुमुद या कोका बेली के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसकी विशेषता निम्नलिखित है। कोया की विशेषता निम्नलिखित है। पहला विशेषता, कोया पानी से भरे गड्ढे में सरलता से पनप जाती है। कोया पानी कहीं भी अगर गड्ढा है, अगर थोड़ा सा भी पानी है तो वहां पे हमारा कोया का फूल पनप उठती है। वही कह रहा है कि कोया पानी से भरे गड्ढे में भी सरलता से पनप उठती है। दूसरा, यह भारत के अधिकतर स्थानों में पाए जाते हैं। जो हमारा कोया का पुष्प है वो भारत के अधिकतर भागों में पाए जाते हैं। दूसरा क्वालिटी। तीसरा है सर, इसकी खुशबू मन को प्रिय लगने लगती है, और इसका जो हमारा कोया का जो पुष्प की जो खुशबू है ना, इसकी खुशबू इतना सुंदर होती है कि मेरे दोस्तों हमारे अंदर में जो दुख होती है वो दुख तो दूर नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ पल के लिए हम लोग दुख को भूल जाते हैं। वही कह रहा है कि इसकी खुशबू मन को प्रिय लगने वाली होती है, इसकी खुशबू मन को प्रिय लगने वाली होती है। अब आते हैं सर क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर नेक्स्ट, शरद ऋतु की चांदनी में। अब देखेंगे मेरे भाई, जब ठंडी की मौसम आती है ना, उस समय अगर मौसम साफ होती है और आपके गांव के आसपास में अगर तालाब है ना, तो देखेंगे चंद्रमा। याद रखना, जो हमारा चंदा मामा होती है ना मेरे भाई, जो हमारा चंदा मामा होती है, उस चंदा मामा की जो परछाई है ना वो तालाब में पड़ती है, और तालाब में पड़ने के बाद ऐसा दिखता है, लगता है कि कोया का पत्ता है। क्या है भाई, कोया की पत्तियां हैं। ठीक है, वही कह रहा है कि शरद ऋतु की चांदनी में तालाबों में चांदनी की जो छाया बनती है वो कोया की पत्ती के समान लगती है। बस इतना लिखना है, 3 मार्क्स लेना है। क्या रटने की आवश्यकता है, कोया आसानी से पानी में सरलता से पनप उठती है, कोया का फूल जो है भारत के अधिकतर भागों में पाए जाते हैं, कोया की खुशबू इतनी सुंदर होती है कि मन को प्रिय लगने लगती है, कोया का जो शरद ऋतु के समय जो चांदनी रात होती है उसमें जो हमारे चंदा मामा का जो परछाई बनती है, छवि बनती है, छाया बनती है, वो हमारे तालाबों में ऐसे प्रतीत होता है जैसे लगता है कि कोया का पत्तियां हैं।
बस सिंपल से लिखना है भाई। उम्मीद करता हूं मेरे भाई कि ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन देखिए, कहता है कि धरती का वातावरण गर्म क्यों हो रहा है, इससे यूरोप और अमेरिका की भूमिका क्या है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सालों से कंटिन्यू पूछे जा रहे हैं, याद रखना मेरे भाई, कई सालों से कंटिन्यू पूछे जा रहे हैं। जैसे देखिए, धरती का वातावरण गर्म क्यों हो रहा है। हम सभी को पता है कि धरती का वातावरण सिर्फ इसके कारण गर्म हो रही है कि दिन प्रतिदिन फैक्ट्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके कारण हमारे धरती में तापमान की वृद्धियां हो रही है और हमें गर्मी महसूस हो रहा है। कहता है कि धरती का वातावरण गर्म इसलिए हो रहा है क्योंकि मनुष्य प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बिल्कुल, पेड़ों को काट रहे हैं और फैक्ट्री को बसा रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, कल कारखाना बसा रहे हैं, तो गर्मी तो लगेगी ना भाई, लगेगी या नहीं। आप बोलेंगे सर बिल्कुल हाँ, वही कह रहे कि धरती का वातावरण गर्म इसलिए हो रहा है क्योंकि मनुष्य प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है। मनुष्य जो है, हम जैसे मनुष्य, आप जैसे मनुष्य प्रकृति के साथ क्या कर रहे हैं भाई, खिलवाड़ कर रहे हैं। अंधाधुंध पेड़ों की कटाई, नए नए उद्योग धंधे स्थापित होने से हानिकारक गैसें, अब मेरे भाई नए नए अगर हम लोग कारखानों को बसाएंगे तो उसके लिए हमें पेड़ों को काटना होगा। तो जब हम अंधाधुंध पेड़ों की कटाई करते हैं और नए नए दिन प्रतिदिन उद्योग को बसाते हैं और बसाने के बाद उसके चिमनियों से जो निकलने वाली गैस है वो जहरीले गैस होती है, जिसके कारण हमारे वातावरण में घुल जाती है और हमारे वातावरण को पूरी तरह से क्या कर देती है मेरे भाई, गंदगी कर देती है और हमारा तापमान में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, गर्म कर रही है। यूरोप और अमेरिका में उद्योगों का सबसे अधिक विकास हुआ है। आज भी अमेरिका और यूरोप महादेश इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमारे वजह से ही आज हमारे दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग का तापमान बढ़ रही है, वैश्विक ताप वृद्धि हो रही है। क्योंकि हमारे पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अगर फैक्ट्री की संख्या है तो हमारे यूरोप महादेश में और हमारा एक आता है अमेरिका में। ठीक है, यूरोप महादेश में और हमारा आता है कहां पे, अमेरिका में। वही कह रहे हैं कि यूरोप और अमेरिका में उद्योगों का सबसे अधिक विकास हुआ है। यूरोप और अमेरिका में उद्योगों का सबसे अधिक विकास हुआ है। इन देशों में रोज नए नए प्रयोग से हानिकारक गैस वातावरण को दूषित कर रहा है और इन्हीं के प्रयोग द्वारा, इनके द्वारा जो कल कारखाना बसाए गए, फैक्ट्री बसाए गए, उद्योग बसाए गए, इसी कारण से मेरे दोस्तों जहरीले गैस उत्पन्न होती है और इसका जो कारण है, इसका जो रीजन है वो पूरी दुनिया को, लोगों को भुगतना पड़ता है। बस सिंपल से लिखना है मेरे भाई, ज्यादा हौच पौच नहीं करना भाई, सिंपल से जितना आपसे कहा जाएगा उतना ही लिखना है। एक्स्ट्रा कुछ लिखने जाएंगे गड़बड़ी आ जाएगा भाई। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर निबंध लेखन का एक सेपरेट से क्लास होनी चाहिए, पत्र लेखन का एक सेपरेट से क्लास होनी चाहिए, संप्रसंग का एक सेपरेट से क्लास होनी चाहिए, और मेरे भाई संचार फीचर लेखन जो भी है, जनसंचार संचार फीचर लेखन, या मेरे भाई संपादक लेखन, इसकी क्या विशेषता है, पत्र लेखन के कितने प्रकार होते हैं, इसका सेपरेट से क्लास चाहते हैं जो 20 मार्क्स का आपके एग्जाम में आती है, तो मेरे दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं सारा क्वेश्चन को हेल्प करने के लिए तैयार हूं, बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। मेरे दोस्तों आप लोग मन में सोच रहे कि हम अपने दोस्त को क्यों शेयर करें, कोई ऐसा दोस्त नहीं है जो चाहते कि मेरा से ज्यादा मार्क्स मेरा दोस्त लाए, लेकिन मेरे भाई आप याद रखिएगा, आपका रिजल्ट जो बनती है ना भाई, वो आपका मार्क्स जो है आपका भविष्य को तय नहीं कर सकती है। इस कागज के टुकड़ा आपका भविष्य का तय नहीं कर सकती। आप अगर ब्रिलियंट है तो ब्रिलियंट ही रहेंगे। लाख स्टूडेंट्स को शेयर करें, ठीक है। चलिए सर, अगला, पहाड़ों की चढ़ाई और प्रेम की चढ़ाई में क्या अंतर है, बताइए मेरे भाई। पहाड़ों में भी चढ़ाई चढ़ते हैं ना, तो मेरे दोस्तों क्या होता है भाई, हमें पैर में दर्द होती है, लेकिन प्रेम में भी, लव में भी अगर चढ़ाई चढ़ेंगे ना, उसमें भी दर्द होता है। क्या हमारे कवि ने तुलना किया है मेरे भाई, कितना सुंदर बताया गया है, सुनिएगा, याद रखना है। पहाड़ों की चढ़ाई और प्रेम की चढ़ाई में समानताएं और असमानताएं दोनों हैं। पहाड़ों की चढ़ाई और प्रेम की चढ़ाई में समानता और असमानता दोनों है भाई। क्या है, जैसे पहाड़ों की चढ़ाई पर से गिरकर आदमी जोखिम हो जाता है, बिल्कुल सही बात है भाई। पहाड़ों की चढ़ाई पर अगर हम चढ़ रहे हैं, अगर कहीं गिर गए तो मेरे दोस्तों, अगर हम गिर गए कहीं से तो हमें क्या होगा, हमें जोखिम होगा, हमारे शरीर क्या होगी, डैमेज हो जाएगा। लेकिन प्यार वाला देखिए भाई, प्यार क्या बोलता है, कहते हैं कि आदमी जोखिम हो जाता है। उसी प्रकार प्रेम की चढ़ाई में असफल होने पर जीवन दुखमय हो जाता है। अगर आप किसी से प्यार कर रहे हो दादा, अगर तू किसी से मोहब्बत कर रही हो और तोरा अगर ब्रेकअप कर दे लो ना रे दादा, ओ माय गॉड की दर्द हो रे दादा, की कहबो रे भाई, छोड़ के चल गलो रे दादा, छोड़ के चल गया भाई, क्या बताऊं,
लगता है कि वो ऑक्सीजन था, छोड़ के चला गया, पागल कहीं के। ठीक है, तो इस तरह से मेरे दोस्तों जब हम पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो चढ़ने के बाद अगर हम गिर जाते हैं तो हमें जोखिम होता है। इसी तरह से अगर प्रेम के रास्ते से अगर हम गिर जाते हैं तो हमें काफी दुख होता है, दुखमय लगने लगता है। यदि पहाड़ की चढ़ाई की तरह प्रेम भी एक पक्षी होता हुआ तो अंत सुखद नहीं होता। अगर मेरे दोस्तों पहाड़ पर हम चढ़ रहे हैं, एक पक्षी, पहाड़ क्या है, पहाड़ कहता है कि आप चढ़िए, पहाड़ कभी नहीं चाहता है कि हमारे सीने पे आके कोई चढ़े। कोई चाहता है भाई, कोई पहाड़ चाहेगा, आप चाहते हैं कि मेरे सीने पे आके कोई खड़ा रहे, नहीं चाहते ना भाई। तो इसी तरह से पहाड़ अगर एक पक्षी अगर होते, अगर पहाड़ जो है मेरे दोस्तों एक पक्षी हुआ होता तो अंत में हमें दुख ही दुख होगा। ठीक है, वही कह रहा है कि यदि पहाड़ की चढ़ाई की तरह प्रेम भी एक पक्षी हुआ तो अंत में दुखी होगा, क्योंकि पहाड़ में सिर्फ हम ही चढ़ रहे हैं, पहाड़ में माना कर रहे हैं और प्यार हम अकेले कर रहे हैं, वो नहीं कर रही है। तो मेरे दोस्तों दुख हमें होगा, उसको नहीं, उसको तो कोई और लड़का मिल ही जाएगा, दुख हमें होगा। यही कह रहा है कि एक पक्षी प्यार ना करना दुख होती है। ठीक है, आगे तो लेकिन अगर प्रेम और पक्षी हो, दोनों तरफ से मोहब्बत हो, अर्थात युगल जोड़ी के आपसी सामंजस्य से जीवन आसान और सुखद हो जाती है। अगर कहता है कि अगर प्यार अगर ये दोनों तरफा हो, पहाड़ भी कहें कि हाँ आप आइए, आप चढ़िए मेरे सीने पे, तो चढ़ने में भी मजा आएगी। ठीक है, और मेरे दोस्तों प्यार अगर आप भी कर रहे और मैं भी कर रहा हूं, यानी वो भी कर रही है और मैं भी कर रहा हूं, तो दोनों में क्या होती है, इतने मजे में हम लोग होते हैं कि बड़े बड़े दुख जो आते हैं ना मेरे भाई, वो भी हमारे पास से दौड़कर भाग जाता है और कहते हैं कि इसके पास ना जाओ दादा। कहते कहा रे, बोले इसके मोहब्बत में बहुत ताकत है, मार डालेगा हम सभी को, दुख ऐसा बोलता है भाई। और अगर हम लोग एक तरफा हो तो मेरे दोस्तों जो खुशी होती है ना, वो खुशी को भी दुख में बदल देती है। इसलिए मैं कहता हूं कि लड़की के अंदर में इतनी ताकत होती है मेरे दोस्त कि एक मुरझाए हुए चेहरा को वो खिला देती है और मेरे दोस्तों खिले हुए चेहरे को मुरझा देती है। इतने गर्ल्स के अंदर में पावर होती है भाई। ठीक है, आइए, कहता है कि आसान और सुखद हो जाता है। दोनों प्रेम युगल परस्पर सहयोग करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और दोनों प्रेम कर रहे हैं, दोनों मोहब्बत कर रहे हैं भाई, दोनों मोहब्बत कर रहे हैं, इस तरह से दोनों अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए सर आप बात करते हैं सर अगला, देखिए सुख दुख में बराबर के भागीदारी होते हैं। बोलते भाई बताओ ना तुम्हारे अंदर में क्या दुख है, बोलो बोलो ना, मैं सॉल्व कर दूंगा। जब वो दुख बताते हैं, अरे तू टेंशन ले रही है, अरे मैं हूं, तुम कहेगी ना तो मैं चांद तारे को भी तोड़ के लाऊंगा। सला तेरी औकात नहीं है रे एगो आम के पेड़ से आम की गुठली निकालने का, तू वादा करता है चांद और सितारे के तोड़ने के लिए। वही कह रहा है कि सुख और दुख में बराबर के भागीदारी होते हैं, सुख दुख जो भी हो बराबर बराबर बांटेंगे, दोनों एक दूसरे का सहारा बनते हैं। अगर दोनों एक दूसरे का क्या बनते हैं भाई, सहारा बनते हैं। एक अगर गिरता है तो दूसरा उसे सहर्ष संभाल लेता है, एक अगर गिरता इस तरह से अगर गिरता है तो दूसरा कोई क्या करते भाई, संभाल लेते हैं, है ना। इस तरह प्रेम की चढ़ाई और पर्वतों की चढ़ाई से अलग भी हुआ करती है। वास्तव में प्रेम जीवन के जीवंत आरोहण का हुआ है। वास्तव में प्रेम एक ऐसी रास्ता है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है, आगे बढ़ने के लिए मदद करती है। यह था सर हमारा क्वेश्चन किसके बारे में मेरे भाई, कि पहाड़ों की चढ़ाई और प्रेम की चढ़ाई में क्या अंतर है। मुझे उम्मीद है मेरे दोस्तों कि आप लोग अच्छी तरह से इस बात को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन पे आइए सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। कहता है कि संदेश भेजने, और हाँ ये तो मैं सब्जेक्टिव का भी सेट 1 बता रहा हूं, मजा आ रहा है तो आप लोग बताइएगा कि जल्दी से सेट 2 में चाह रहा हूं ना मेरे भाई। एक स्टूडेंट्स अगले साल सिर्फ कॉल किया था और उन्होंने कहा था कि सर मैं हिंदी में इतना सुंदर तरीके से आपके द्वारा बनाया गया नोट्स को इतना सुंदर तरीके से मैंने पढ़ा था। मैंने पूछा कितना मार्क्स आया, उन्होंने कहा था 93। मैं चाह रहा हूँ ना मेरे दोस्तों इसको भी आप लोगों को क्रॉस करना है। उन्होंने 93 लाया था, आपको 94 95 लाना है। हाँ, जब वो लड़का ला सकता है, वो लड़का एक्चुअली गिरिडीह का था, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट का। तो मेरे दोस्तों वो किसी का भी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड हो, मैं चाह रहा हूँ मेरे दोस्त आप भी मेहनत कीजिए, जितना बता रहा हूँ उतना पढ़िए, इसका मार्क्स को रिकॉर्ड को तोड़ देना भाई। 93 लाए ना, आप 94 95 लाना है आपको, ठीक है। ये 93 लाने का कारण था, इसमें 30 में 30 लाया था भाई, ठीक है। चलिए सर आइए बात करते हैं अगला। संदेश भेजे जाने के बाद बड़ी बहुरिया की मन स्थिति कैसी हो गई। संदेश भेजने के बाद बड़ी बहुरिया पछता रही थी। क्यों पछता रही थी भाई, सुनिएगा। बड़ी बहुरिया सतत दृढ़ हृदय से अपनी माँ के पास संदेश भेजती है। बहुत ही कष्ट होकर, बहुत ही दुख दर्द को सहने के बाद बर्दाश्त नहीं होता है, तब हमारी बड़ी बहुरिया संदेश भेजता है हरगोविंद को। कहता है हरगोविंद जाओ अपने मम्मी से, मेरे मम्मी से ये संदेश को दे देना कि वे आकर उसे मायके से ले जाएं।
अब इस संदेश में ये लिखा है, बड़ी बहुरिया कह रही कि अरे हरगोविंद जाओ और दे देना मेरे चिट्ठी में मेरे मम्मी को, इसमें ये लिखा हुआ है कि वो आए मेरा घर और मुझे यहां से लेकर चले जाएं। लेकिन संदेश भेजने के बाद वह बहुत पछता रही थी। लेकिन हमारे बड़ी बहुरिया संदेश भेजे जाने के बाद इतना पछता रही थी कि मैं क्या बताऊं, ठीक है, पछता रही थी कि उसे यह संदेश नहीं भेजना चाहिए था। मने में सोच रही मुझे यह संदेश नहीं भेजना चाहिए था, क्या सोचेंगे, मेरा मम्मी का कितना दुख होगा, मेरा पापा, मेरा भाई बहन, मेरा परिवार पूरा परेशान हो जाएंगे, कितना दुख हो गया ना। इसके कारण वो मेरे दोस्तों चिट्ठी भेजने के बाद भी वो पछता रही थी, मुझे नहीं भेजना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि संदेश सुनकर परिवार वाले सभी दुखी होंगे। संदेश सुनकर, संदेश जैसे पढ़ेंगे तो सारे परिवार वाले दुख पहुंचेगी। अब उसका असली घर तो ससुराली है, अब मेरा असली घर तो ससुराली है, वही उसे रहना होगा, क्योंकि एक बार शादी हो जाने के बाद वह मायके में उसे अधिकार के साथ नहीं रह सकती है। अब वो मन मन सोचने लगा कि मेरा तो शादी हो गई, मेरा सारा चीज मेरा ससुराल है, मेरा अब मायके में वो अधिकार नहीं रहा जो मेरा बचपना में था। कहता है कोई दिक्कत नहीं है, मैं भाई का जूठन खा लूंगा, भाई के भतीजे का बेटा का जूठन खा लूंगा, एक कोने में पड़ी रहूंगी, लेकिन मुझे लेके चलो, मैं यहाँ भतवा साग खा खा के मेरा दम घुटने लगा, मुझे ले चलो यहां से मम्मी। और इस तरह से मेरे दोस्तों वो सोचने के बाद एक समय आते हैं जब वो सोचते हैं कि मैं क्यों भेजा अपना चिट्ठी को, पछता रही थी। इस तरह से लिखना है भाई, इतना सुंदर तरीके से लिखना है कि आपको यूं ही एग्जामिनर हंसते खेलते 3 में से 3 मार्क्स दे दे, 3 में से 3 मार्क्स चुटकी में जैसे दे दे भाई, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि लेखक बहुड़िया से बौद्धित्व की 8 फुट लंबी सुंदर मूर्ति प्राप्त करने में कैसे सफल रहा। देखिए मेरे भाई, ये क्वेश्चन हर साल आता है भाई, ये जो प्रश्न है हमारा वो हर साल आते हैं, जो हम सभी को अच्छी तरह से पता होना चाहिए था। लेखक जो है ना मेरे भाई, लेखक ने बौद्धित्व की 8 फुट मूर्ति, 8 फुट लंबी सुंदर मूर्ति खेत में मेड़ पर पड़ी थी। खेत जो आड़ होते हैं ना भाई, एक्चुअली हम लोग देहाती में आड़ बोलते हैं, ठीक है, जैसे खेत को चारों ओर से जो घेर कर रखते हैं ना उसको हम लोग आड़ बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते होंगे, है ना। मैं प्योर देहाती से हूँ भाई। हाँ, मैं कहाँ से हूँ वो भी सुन लीजिए। मैं पंचेत डैम, मायथान डैम, पंचेत डैम का नाम सुने, चिरकुंडा, कुमारडीह, निरसा, गोविंदपुर का नाम सुने, उसी इलाके में से हूँ। याद रखना है, पंचित डैम के किनारे ही मेरा घर है। किसी को एग्जाम के बाद मुलाकात करना है या कोई मेरे आसपास से हैं तो आप लोग हमारे साथ मिलकर अपने लाइफ के बारे में पूछ सकते हैं कि हम कैसे स्ट्रगल करें कि हम अपने मंजिल तक पहुंच जाएं, ठीक है। चलिए सुनिए सर, तो लेखक ने बौद्धित्व की 8 फुट लंबी सुंदर मूर्ति खेत की मेड़ पर पड़ी देखी। हमारा लेखक ने देखा, अरे बाप, 8 फुट मूर्ति, ओ माय गॉड, 8 फुट लंबी मूर्ति और इतनी सुंदर, ओहो, वह मथुरा के लाल पत्थर की थी। ओ माय गॉड, ये तो मथुरा की बिल्कुल लाल पत्थर से बनी हुई है। जैसे ही लेखक उठाने लगा, अब जैसे ही मैंने उठाने लगा, एक बूढ़ी आया, बताई ये मूर्ति हमारे लागे रे, क्या उठाई रे। अब वो बुढ़िया मुझे डांटने लगा, बुढ़िया मुझे डांटने लगा। जैसे मैंने मूर्ति पर हाथ लगाया, बुढ़िया कहता है मूर्ति मेरा है, ठीक है। बुढ़िया तम कर बोली, बड़े चले मूर्ति उठाने, मुरा उठाने। मुरा का मतलब होता है मेरे दोस्तों, मूर्त को उठाने मतलब होता है मूर्ति उठाना। ये हमारे लागे थे इटा, ये मूर्तिया हमारे लागे दादा रे, तू कहां उठाई मूर्तिया, ना उठाइयो दादा। कहता अच्छा ये आपका है। अब हमारे माइंड में, लेखक के माइंड में ख्याल आया, ओहो ये लड़की, ये बुढ़िया पैसे से पलट आएगी, क्योंकि लड़कियां, अधिकतर लड़की तो मैं बोल सकता हूँ नहीं, 90% लड़कियां पैसे से पलट जाती है भाई, है ना। बुढ़िया भी पलट गई भाई, है ना। अब बोले चलो भाई, इससे तो मूर्ति में लेकर ही रहूंगा। लेखक सोचने लगा क्या किया जाए, पैसा वो बजाने लगा, इस तरह से पैसा पॉकेट में होता है ना, जैसे हम लोग गोली खेलते थे, चलो झुनझुनाने लगा पैसा को। बुढ़िया देखकर चौंक गया, ओ माय गॉड कितना पैसा है भाई, कैसे मिलेगा हमको। अब कहता है कि इससे हम ना देवे। अब कहता है हमारा बुढ़िया, इससे हम दादा ना देवो रे। कहता है कि लेखक समझ गया कि रुपये की झंझनाहट गरीब आदमी के हृदय में उत्तेजना पैदा करती है। जो गरीब होते हैं ना भाई, वो पैसा के लिए कुछ भी कर देते हैं, लेकिन गलत काम कभी नहीं करते हैं,
ठीक है। तो पैसा के झंझाट जैसे मिला तो मेरे दोस्तों उसका हृदय जो है, दिल धड़कन जिसे हम किसी को छुपा कर रखते हैं, इसका भी मेरे दोस्तों छुपे हुए चीजों को हिलना शुरू हुआ। लेखक ने बुढ़िया को 2 रुपए दिए। यह ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कितना रुपए देता है। 2 रुपए दिए और बुढ़िया ने लेखक को खुशी से मूर्ति दे दी। लो बेटा लो ये मूर्ति तोरे लगो रे, हम तोरा मजाक कर रहे हो, पता हो तू 2 टका दिली ना रे, तू 1 टका देते ना तो हम तोरा मूर्ति दे देते लियो। हाँ अगर आप 1 रुपया भी देते ना तो मैं मूर्ति आपको दे देता। इस तरह से इंटरटेनमेंट के साथ मेरे दोस्तों याद करना है, पढ़ाई को कभी बोझ नहीं बनाना है। ठीक है, एक पेपर अभी हमारा समाप्त हुए ना इंग्लिश कोर का, अभी 4 पेपर और बाकी है। मेहनत कीजिए, अभी भी पासा पलट जाएगी मेरे भाई, आप भी मेहनत कीजिए, अभी भी हमारा पासा पूरी तरह से पलट जाएगी, याद रखना है भाई। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं दादा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मेरे दोस्तों मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताइए तो मेरे दोस्तों एक बार आप लोग जल्दी से, मैं ये जो आप लोगों का एग्जाम पैटर्न बताया मेरे भाई, ये एग्जाम पैटर्न को आप लोग प्लीज देख लेंगे। 5 मार्क्स का पत्र लेखन, 5 मार्क्स का निबंध लेखन, 5 मार्क्स का संप्रश्न, 5 मार्क्स का फीचर लेखन, 20 मार्क्स को यूं ही अपने हाथों से छोड़ने ना। ठीक है, अगर इसका सेपरेट क्लास चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं लेकर आने वाला हूं। फिलहाल बात करता हूं नेक्स्ट वीडियो में।